Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स ऑफ 7 जनवरी 2022। तो गाइज आज है तारीख 7 जनवरी 2022 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। चाहो तो आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया गया है। साथ ही साथ यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ, यहाँ तक पहुँच चुके हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना। एक लाइक करके आप लोग अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। और हमेशा की तरह हम लोगों ने आज भी टारगेट रखा है 2K प्लस लाइक्स का। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं, साथ ही साथ वन वर्ड क्वेश्चंस को भी देखते हैं। मतलब कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से सुनना है। लास्ट में मैं आपके साथ ये वन वर्ड क्वेश्चंस को शेयर करूंगा, इन सभी के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। लास्ट में इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि हाँ यार मैं इन क्वेश्चंस को प्रॉपरली सॉल्व कर पाया हूं। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अपने कल वाले वन वर्ड क्वेश्चन की आंसर कीज को देखेंगे। इसका डिस्कशन डेली बेसिस पर चलता है, तो मैं कल वाली आंसर कीज आप लोग को दिखा देता हूं ताकि आप लोग यहां पर देख पाओ कि आपने कल कितने क्वेश्चन सही किए थे और कितने गलत किए थे। कल आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, एक डेटा आया है और उस डेटा के अंदर बताया गया इंडिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी का जो ये रेट है, ये दिसंबर के मंथ में 7.9% से हायर देखने को मिला है। ये डेटा किसने दिया है? वो डेटा दिया गया है CMIE के थ्रू, मतलब सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इजराइल यहां पर वन ऑफ द फ्यू कंट्री है जिसने यहां पर इंडिया का जो पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट है इसकी निंदा नहीं करी थी। और ये इंडिया ने पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट कब किया था? 1998 में, तो इसके बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, साल 2020 की बात है, इजराइल की जो टीम है वो भारत के अंदर आई और इन दोनों टीम ने मिलकर, मतलब इंडिया और इजराइल की टीम ने मिलकर यहाँ पर फोकस किया था कि किस प्रकार से हम लोग कोविड-19 के रिगार्डिंग लड़ सकते हैं। तो उसके दौरान यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ब्रीथिंग स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो जल जीवन मिशन है इसका मेन मकसद है कि घर घर तक टैप वाटर सप्लाई देना, हर घर तक जल पहुंचाना। लेकिन कौन से साल का टारगेट रखा गया है? तो यहां पर 2024 तक, तो 2024 तक हर घर में जल पहुंचाने की बात की जाती है अंडर जल जीवन मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखो आज के टाइम पर जो जल जीवन मिशन है ये काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और अभी तक लगभग 4 एरिया ऐसे हैं जहां पर पूरी तरह से सभी जगह पर 100% तक आप कह सकते हो वाटर सप्लाई पहुंच चुकी है। तो वो 4 एरिया कौन कौन से हैं? गोवा तेलंगाना क्वेश्चन में मेंशन था, लेकिन 2 एरियाज मेंशन नहीं थे, वो था अंडमान निकोबार आइलैंड और पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाल ही में एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 64th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है 1 जनवरी 2022 को। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है DRDO, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो कोणार्क फोर्ट है बेसिकली ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो ये भारत का पार्ट हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर एक कंट्री ने इसको कब्जा रखा है, एक कंट्री के कंट्रोल में है 1958 से। उस कंट्री का नाम क्या है? तो वह है चाइनीज, मतलब चाइना के कंट्रोल में आपको ये एरिया देखने को मिलेगा। आई होप आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस बिल्कुल सही सही सॉल्व किए थे। नाउ बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करेंगे आज के डिस्कशन को। आज का सबसे पहला आर्टिकल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को जैसा डेली बेसिस पर बोलता हूँ, चाहो तो आप लोग साथ ही साथ नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर इसका PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। जब भी आपको टाइम मिले PDF डाउनलोड कर लेना, और जब भी आपको टाइम मिलता है दिन भर में तो उसके बाद इस PDF में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकालकर अपने नोट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेना। यहां पर बात की गई है डिफॉरेस्टेशन को लेकर। आप कहोगे डिफॉरेस्टेशन बहुत सरल सा टॉपिक है, बिल्कुल सरल सा टॉपिक है, लेकिन अभी यहां पर कुछ और चर्चा हो रही है। अभी यहाँ पर क्या है, ब्राजील के अंदर कुछ एरिया है सेराडो करके, यहाँ पर ये एरिया देखने को मिलेगा। यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन काफ़ी तेजी से बढ़ा है और इससे अपने आप में एक कंसर्न पैदा हो रहा है। सेराडो के अंदर जो सिनेरियो है वो बिल्कुल बदल चुका है। देख पाओगे ऐसा सिनेरियो था, लेकिन आज के टाइम पर वो कुछ ऐसा नजर आएगा। तो डिस्कस करेंगे आखिरकार ये एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो आर्टिकल हमारा GS पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सिलेबस के अंदर वेरियस टॉपिक्स मेंशन है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर नजर आ रहा होगा। एनवायरमेंट का, फॉरेस्ट रिसोर्स का, कंजर्वेशन का टॉपिक है। और इस आर्टिकल को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया है और साथ ही साथ और भी वेरियस न्यूज़पेपर्स इसको कवर कर चुके हैं। मैं आपको सारे सोर्सेज दिखाता रहूंगा कहाँ कहाँ से आर्टिकल्स को लिया जा रहा है। तो हमने ये देखा
था डिफॉरेस्टेशन के बारे में। डिफॉरेस्टेशन का एग्जैक्टली मतलब क्या है कि पेड़ों की कटाई कर देना। अब यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन जो साल 2021 के अंदर है ये अपने एक हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है। अगर इसे कंपेयर करें साल 2015 से तो लगातार यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन बढ़ता हुआ आया है और साल 2021 के अंदर अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका था। ठीक है, साल 2021 क्योंकि निकल चुका है तो आज के टाइम पर ये डिफॉरेस्टेशन और ज्यादा देखने को मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पर खासकर जो ब्राजील का सेरेडो वाला रीजन है, अब ये सेरेडो वाला रीजन कौन सा है तो यहां पर मैं आपको मैप में दिखाता हूं। ये आपको पूरा का पूरा साउथ अमेरिका मैप नजर आएगा। यहाँ पर आपको ब्राजील नजर आएगा जहां पर अमेज़न के जंगल आपको देखने को मिलेंगे। इसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये वाला जो एरिया है ये सेरेडो वाला एरिया कहलाता है। अब ये जो सेरेडो वाला एरिया है बेसिकली यहाँ पर ये ब्राजील के बहुत सारे स्टेट्स के अंदर फैला हुआ है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे काफी बड़ा रीजन इसके देखने को मिलेगा। और सेरेडो क्या है बेसिकली यहाँ पर एक ट्रॉपिकल सेवेना इको रीजन है। तो डिस्कस करेंगे सेवेना रीजन क्या होते हैं। ये आपके ज्योग्राफी का पूरा एक कॉन्सेप्ट है, पूरा टॉपिक है सेवेना रीजन। तो पूरा सेवेना क्लाइमेट को मैं आगे आपको समझाऊंगा डिटेल में, तो ऑब्वियसली आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। तो अभी फिलहाल इस वाले रीजन की बात हो रही है। यहां पर डिफॉरेस्टेशन काफी तेजी से बढ़ा, इसी को लेकर इस आर्टिकल के अंदर पब्लिश किया गया है। क्लियर हुआ। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें सेरेडा के बारे में, आप लोगों ने जान लिया है, सॉरी सेरेडो के बारे में। ये ब्राजील के बहुत सारे स्टेट्स के अंदर फैला हुआ है, हमने इसको समझा। और आज के टाइम पर सेरेडो क्या बन चुका है, यहां पर हो क्या रहा है, पेड़ों की ज्यादा से ज्यादा कटाई हो रही है। पेड़ों की ज्यादा से ज्यादा कटाई होगी तो उससे यहाँ पर ये जो कार्बन है उसका एब्जॉर्प्शन कहां पर होगा, कहीं पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि पेड़ क्या कर रहे हैं, कार्बन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो इस प्रकार का जो ये प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये हम लोग देख पा रहे हैं। तो आने वाले टाइम पर कुछ और कंसर्न्स देखने को मिल सकते हैं। एग्जैक्टली आप देख पाओगे ये वहां पर कुछ सिनेरियो नजर आएगा। ये जंगल है, इसको इस प्रकार से कन्वर्ट किया जा रहा है, लगातार यहाँ पर काम चल रहा है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को बढ़ाया जा रहा है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर की जा रही हैं और इन फॉरेस्ट को पूरी तरह से काटा जा रहा है। ठीक है, तो सेरेडो को आज के टाइम पर डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है, एग्जैक्टली आप लोग कह सकते हो। और क्या हुआ यहाँ पे जब पेड़ वगैरह काटे तो इनसे क्या हो रहा है, जो ब्राजील के अंदर ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो भी काफी बढ़ चुका है। ऑब्वियस ही बात है, आप देख पाओगे ना काफी सारे सिनेरियो ऐसे भी देखने को मिले कि ब्राजील के अंदर जो अमेज़न जंगल है वहां पर भी काफी तगड़ी आग लगाई गई थी, आप लोगों को मालूम होगा। अब जब आग लगा दी आपने, मान लो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये जंगल देखने को मिला और ब्राजील के अंदर मान लो ये अमेज़न जंगल है, तो यहाँ पर आग लगा दी गई। अब ये जब पेड़ सब जल रहे हैं, ये सब जल रहे हैं, अब जलने के बाद क्या हुआ एग्जैक्टली आप देख पाओगे सब कुछ साफ हो गया। अब सब कुछ साफ हो गया और जो सब धुआं निकला वो सब कहां गया, धुएं को तो यहां पर एब्जॉर्ब होना चाहिए था। ये जो पेड़ हैं ये क्या कर रहे हैं, पेड़ यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ बिल्कुल नहीं हुआ। उल्टा यहां पर क्या हो रहा है, आप कह सकते हो पेड़ जब आपने जला दिए, इस प्रकार की चीजें नजर आई, फॉरेस्ट फायर देखने को मिला, तो इसकी वजह से क्या हुआ, और ज्यादा पोल्यूशन और ज्यादा कार्बन एमिशन हुआ है एटमॉस्फेयर के अंदर। यही सिनेरियो आज के टाइम पर अमेज़न के जंगल के अंदर देखने को मिलेगा, ब्राजील के अंदर ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट के अंदर यही हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और फॉरेस्ट फायर यहां पर हमने देखा बहुत सारे एक्सीडेंट्स इस प्रकार से देखने को मिले हैं और रिसेंटली डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए भी फॉरेस्ट के अंदर आग लगाई गई थी, ये भी आपको मालूम होगा। रिसेंटली हमने कुछ रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कशन किया था अपने डेली करंट अफेयर के वीडियो में, तो ये चीजें नजर आ रही हैं। तो डिफॉरेस्टेशन के बारे में आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि एग्जैक्टली ब्राजील के अंदर क्या सिनेरियो आज के टाइम पर नजर आया। देन उसके बाद यहां पर क्या बोला गया कि आज के टाइम पर साइंटिस्ट जो हैं वो ब्लेम कर रहे हैं सरकार को। सरकार यहां पे क्या कर रही है, इस डिफॉरेस्टेशन को एंकरेज कर रही है, इसको और बढ़ावा दे रही है, लगातार अपने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए और ज्यादा इसको बढ़ावा दिया जा रहा है और ये लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहां पर सरकार कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा नहीं रही है और ये सिचुएशन ऐसी बढ़ गई। अब यहां पर आज के टाइम पर क्या हो रहा है, ये बात आगे काफी हद तक बढ़ चुकी है, तो अब यहां पर सिचुएशन हमें थोड़ी सी संभालनी होगी। अब बात करते हैं एग्जैक्टली डिफॉरेस्टेशन के बारे में। क्या होता है डिफॉरेस्टेशन, तो यहां पर परमानेंट रिमूवल ऑफ ट्रीज को हम लोग डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। मतलब आपने परमानेंटली पेड़ को हटा दिया, जैसे यहां पर आप चीजें देख रहे हो, परमानेंटली आपने पेड़ को काट दिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। पेड़ को क्यों काटा, क्योंकि आप लोग वहां पर एग्रीकल्चर करना चाहते हो या फिर और भी ग्रेजिंग एक्टिविटीज चलाना चाहते हो, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, रोड्स बनाना चाहते हो और भी बहुत सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को करना चाहते हो। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, पेड़ की कटाई की जाती है। आज के टाइम पर जो मोस्ट डिफॉरेस्टेशन है वो ट्रॉपिक्स वाले रीजन के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा डिफॉरेस्टेशन कहां पे हो रहा है, ट्रॉपिक्स वाले रीजन के अंदर। ट्रॉपिक का रीजन कौन सा है, तो ये देख पाओगे, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, बीच में यहाँ पर ये ट्रॉपिकल जोन नजर आएगा। और अभी हम लोग जो सेरेडो वाले रीजन की बात कर रहे थे वो भी यहीं पर आता है। ठीक है, ये आपको साउथ अमेरिका का मैप नजर आ रहा होगा, यहां पर ये ब्राजील आ गया और ब्राजील में ये वाला जो रीजन है ये सेरेडो वाला रीजन है, यहां पर सबसे ज्यादा आज के टाइम पर फॉरेस्ट के अंदर आग लगाई गई है। उसके बाद इधर भी अफ्रीकन रीजन के अंदर भी आपको बहुत सारे सेवेना फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, सूडान के अंदर आपको सेवेना फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, यहां पर भी यही सिचुएशन चल रही है। ठीक है, इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये ट्रॉपिकल जोन है और इसी रीजन के अंदर आज के टाइम पर सबसे ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ है, ऐसा बताया गया।
और 2017 की एक रिपोर्ट बताती है, और इस रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के, इनका कहना यह है कि 2017 के अंदर पता है हमने कितने जंगल खोया है। मतलब अगर लैंड एरिया वाइज बात करें तो 1,58,000 स्क्वायर किलोमीटर्स तक के जो फॉरेस्ट है हमने वो खो दिए हैं, ठीक है, वो हमने बर्बाद कर दिए हैं, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो, चाहे वो यहाँ पर एक तरीके से फॉरेस्ट फायर हो, इन सब चीज़ों की वजह से वो बर्बाद हो चुके हैं। और पता है ये एरिया अपने आप में कितना बड़ा है, जितना पूरा का पूरा बांग्लादेश एक देश देखने को मिलेगा, और इतना ही बड़ा एरिया आपको ये 1,58,000 स्क्वायर किलोमीटर के अप्रॉक्स देखने को मिलेगा। तो जितना बड़ा बांग्लादेश है उतना सारा जंगल हम लोग खो चुके हैं 2017 के अंदर, ये यहां पर बताया जा रहा है। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी कंसर्न वाली बात है जो कि हम लोग को एग्जैक्टली देखने को मिलेगी। अब इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं? देखो, इफेक्ट सभी लोगों को मालूम है कि डिफॉरेस्टेशन अगर इस प्रकार से बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, हमारे वेजिटेशन को खराब कर देगा। प्लस यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पर, इसको तो आज के टाइम पर पेड़ ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एब्जॉर्प्शन है वो पेड़ ही कर रहे हैं, लेकिन आप पेड़ को काट दोगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर एब्जॉर्ब होगा। इनफैक्ट यहां पर कार्बन और ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर इंक्रीज होता हुआ चले जाएगा, तो यहां पर ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। प्लस उसके बाद जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस हैं ये सारे आपको और ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, जो बायोडाइवर्सिटी है, एनिमल लाइफ है, यहां पर आप कह सकते हो हर चीज तबाह होती हुई नजर आएगी जब इस प्रकार से चीजें बढ़ जाएंगी, कार्बन एमिशन जब बढ़ जाएगा तो, ठीक है। तो ये सिनेरियो हम लोग को आज के टाइम पर देखने को मिला, और ये सारी चीजें ज्यादातर आपको सेवेना फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलेंगी। जैसे मैंने आपको बताया जो सेरेडो वाला रीजन है वो सेवेना फॉरेस्ट के अंदर आ रहा है, खासकर सेवेना रीजन के अंदर। तो ये सेवेना रीजन क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो, सेवेना को हम लोग सेवनाहा भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों के अंदर स्पेलिंग का फर्क है। जैसे ऊपर SAVANNA है, नीचे SAVANNAH लगा दिया गया है लास्ट में, है ना। तो इसको सेवेना भी बोला जाता है। ये एक प्रकार का वेजिटेशन है जो कि कहां पर आता है, एक तरीके से ये अंडर हॉट क्लाइमेट के अंदर देखने को मिलता है। यहां पर जो सिचुएशन है वो काफी गर्म रहती है, मतलब टेम्परेचर काफी गर्म रहता है। और एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं ये आपको कौन से रीजन में देखने को मिलेगा, तो ये सारे रीजन देखने को मिलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, जो कि अभी आप लोगों ने एग्जैक्टली ये वाली लोकेशन देखी थी, है ना। अब इसके अंदर कहां पर है आपको सेवेना रीजन देखने को मिलेगा, तो ये वाला मैप आप देख सकते हो। जब आप लोग अफ्रीका की बात करते हो तो अफ्रीका के अंदर ये वाला जो रीजन है ये पूरा का पूरा सेवेना के अंदर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया का ये वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा, और इधर ब्राजील से साउथ अमेरिका से आपको लेनोस और कैंपोस वाला एरिया देखने को मिलेगा। ये सब सेवेना फॉरेस्ट के अंदर आ रहा है, सेवेना वाला रीजन ये देखने को मिलेगा। यहां पर होता क्या है, ओपन ट्रीज देखने को मिलेंगे, मतलब काफी दूरी दूरी पर पेड़ नजर आते हैं, स्कैटर्ड हुए हुए हैं, मतलब सब तरफ फैले हुए हैं, लेकिन जो ग्रास है, जो घास है, वो बहुत लंबी चौड़ी घासें देखने को मिलती है। और जो लार्जेस्ट एरिया होते हैं सेवेना के वो कहां पर पाए जाते हैं, अफ्रीका के अंदर, जैसे आपने देखा साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, म्यांमार तक आपको ये सारे रीजन्स छोटे छोटे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन सबसे पॉपुलरली अफ्रीका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ज्यादातर ये रीजन देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में जरूर ध्यान रखना। ये पिक्चर थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन उसके बाद वाला पिक्चर ये वाला बिल्कुल क्लियर है। तो सेवेना फॉरेस्ट का खासकर आप कह सकते हो इस प्रकार का सिनेरियो नजर आता है। जो पेड़ है ना ये स्कैटर्ड वे में है, बहुत दूरी दूरी पर आपको ये पेड़ नजर आएंगे, लेकिन घासें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है। और एक तरीके से जानवर के लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल जगह होती है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा डिस्कवरी वगैरह पर, हिस्ट्री वगैरह पर, नेट जियो पर, हर जगह पर आपने देखा होगा जो सिनेरियो देखने को मिलता है वो इन्हीं पर्टिकुलर एरियाज का देखने को मिलता है। जैसे आपने ये कुछ पिक्चर्स देखे होंगे, ठीक है, इस प्रकार से ये पिक्चर्स देखे होंगे, ठीक है, नेट जियो वाइल्ड पर या फिर डिस्कवरी पर आपने इस प्रकार से पिक्चर देखे होंगे। ये सब यहाँ पर आप कह सकते हो कि सेवेना फॉरेस्ट का ही है। यहाँ पर ये जो जगह है बहुत ज़्यादा फेवरेबल होती है, जानवरों को काफ़ी हद तक पसंद आती है ये वाली जगह। क्लियर हुआ। और इनफैक्ट यहाँ पर घासें बहुत बड़ी होती हैं, आपको ध्यान रखना है। कोई कोई घास बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, उसको हम लोग एलिफेंट ग्रास भी बोलते हैं, उसका साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, घासों का। तो इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। ये मैंने आपको सेवेना के बारे में बताया। नाउ अगर हम लोग बात करें सेवेना का जो एनवायरमेंट है वो किस प्रकार से देखने को मिलता है, तो जो सेवेना है वो आपको ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलेगा, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। लेकिन यहाँ पर जो ये इक्वेटर है उससे यहाँ पर 8 to 20 डिग्री लैटिट्यूड्स के आसपास देखने को मिलता है। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। पहले तो आपने इक्वेटर समझा, इक्वेटर ऐसा जाएगा बीचों बीच, उसके बाद यहाँ पर ये जो है ये लैटिट्यूड हमारा कहलाता है। इस प्रकार से जो लाइनें आपको दिख रही होंगी, और लॉन्गिट्यूड यहाँ पर आपको इस प्रकार से जो लाइनें दिख रही होंगी ये हमारा लॉन्गिट्यूड कहलाता है। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको भी समझ चुके होंगे। देन उसके बाद यहाँ पर जो कंडीशन है मैंने आपको बताया, सेवेना जो फॉरेस्ट होता है या फिर जो सेवेना वाले रीजन है यहाँ पर कंडीशन काफी गर्म रहती है, वार्म टू हॉट सीजन रहता है, गर्म से गर्म सीजन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और एग्जैक्टली यहाँ पे बताया गया कि जो अक्टूबर से मार्च का महीना होता है, ठीक है, अक्टूबर से लेकर मार्च तक जो आप देख पाओगे सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर वहां पर बारिश देखने को मिलती है। और उसके बाद जो अप्रैल टू सितंबर का महीना होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, यहाँ पर इस समय पर बारिश देखने को मिलती है। तो एग्जैक्टली बोला गया जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, अगर हम लोग इस मैप को एक बार और देखें
ठीक है, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूं। जैसे मान लो यहाँ पर ये देखा आपने इक्वेटर, ये हुआ इक्वेटर से ऊपर वाला क्या हुआ, इक्वेटर से ऊपर वाला हमारा नॉर्दर्न वाला एरिया हुआ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर से नीचे वाला आप देख पाओगे सदर्न हेमिस्फीयर हुआ। तो यहाँ पर दोनों रीजन के बारे में चर्चा की गई कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर कब से कब तक बारिश होती है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर अप्रैल से लेकर सितंबर तक आपको बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर अक्टूबर से मार्च के बीच में यहाँ पर बारिश होती है। और जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है लगभग यहाँ पे बोला जाता है 80 to 150 सेंटीमीटर के आसपास आपको ये बारिश देखने को मिल जाती है। एग्जैक्टली यहाँ पर ये डेटा हमारे पास आता है, लेकिन कुछ और ही बहुत सारी लोकेशंस हैं जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम यहाँ पर बारिश देखने को मिल जाती है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये पिक्चर भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया, पीडीएफ में आपको ये सारी पिक्चरें मिल जाएंगी। ठीक है, ये सारा पीडीएफ आपको मिल ही जाता है टेलीग्राम पर, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ऊपर आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देखने को मिलेगा, इक्वेटर से नीचे आपको सदर्न हेमिस्फीयर देखने को मिलेगा। जैसे मैंने अभी आप लोग को एक्जैक्टली बता दिया था, ये आपका इक्वेटर हो गया, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को भी समझ लिया है एग्जैक्टली कहाँ पर होता है। ठीक है, इसकी डिटेलिंग काफी सारी है, लेकिन ऑब्वियस ही बात है हम लोग पूरा ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर, हम लोग सिर्फ चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। डिटेलिंग में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, यहाँ पर ट्रेड विंड वगैरह भी आ जाती हैं। ठीक है, वो सब एक अलग से टॉपिक है, कभी चर्चा में आएगा तो मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पर इफेक्टिव बना के समझाने की। जैसे कल हमने इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी का सिस्टम समझा था, आज हम ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं। तो यहाँ पर सेवेना के बारे में जब आप चर्चा करते हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आप लोग नहीं छोड़ सकते। सेवेना के अंदर आपने देखा, बहुत कुछ सीख लिया, एग्जैक्टली कैसी सिचुएशन होती है, कैसी लोकेशन होती है, क्या वहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अंदर कुछ सब डिविजन्स होते हैं। सब डिविजन्स मतलब अलग अलग कैटेगरीज के अंदर भी यहाँ पर आपको सेवेना डिवाइड होता हुआ नजर आता है। जैसे एक वेट कैटेगरी होती है, एक ड्राई कैटेगरी होती है और एक थॉर्न बुश वाली कैटेगरी होती है। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज होती हैं, इसके बारे में आप लोग जरूर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो ये वेट सवेना होता है ये लगभग 3 से 5 महीने तक रहता है। उसके बाद जो ड्राई सवेना है ये आपको 5 से 7 महीने का देखने को मिलेगा, और थॉर्न बुश सवेना आपको यहाँ पर लंबे समय तक देखने को मिलता है। फिलहाल इतना जरूर ध्यान रखना, 3 कैटेगरीज के अंदर देखने को मिलता है। 3 कैटेगरीज के अंदर और हम लोग सवेना रीजन को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो सवेना रीजन है, जैसे आप लोगों ने देखा यहाँ पर जब हम लोग अफ्रीका के मैप को लेते हैं, ठीक है, ये पूरा अफ्रीका का मैप हुआ, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हुआ, तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये बुश सवेना हो गया जो कारी यहाँ पर डार्क ब्राउन कलर का है, और जो ये येलो ब्राउन कलर का ये ड्राई सवेना हुआ, और उसके बाद ग्रीन कलर का यहाँ पर वेट सवेना हुआ। यहाँ पर थोड़ा सा बारिश वगैरह देखने को मिलती है, नमीपना देखने को मिलता है। तो ये प्रकार के आपको अलग अलग सवेनास देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग कैटेगरी के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है। एग्जैक्टली आप अफ्रीका का जो लोकेशन है वो यहाँ पर ये देख पाओगे। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ की वेजिटेशन की, तो किस प्रकार का यहाँ पर चीज़ें पाई जाती हैं। अगर हम बात करें पेड़ पौधों की, तो ग्रास और ट्री सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर घासें और पेड़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर होती हैं, और एग्जैक्टली आप ये भी देख पाओगे बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगी। और होता क्या है, जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो अपने आप में ये ब्राउन में टर्न हो जाती हैं। लेकिन कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो कि पानी को अपने जड़ों के अंदर स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पेड़ देखने को मिलते हैं सवाना रीजन के अंदर, इनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं। एग्जैक्टली कुछ इस प्रकार से आप देख पाओगे, घासें और पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी लंबी देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये अपने जड़ के अंदर भी पानी को स्टोर कर लेते हैं। ऐसी भी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। क्लियर हुआ इसके बारे में? उसके बाद यहाँ पर अलग अलग ग्रासेस के बारे में बताया गया, ग्रास, श्रब, बाओबब ट्रीज, एक्यासी ट्रीज, तो ये सारे ट्रीज पाए जाते हैं जो कि आप लोग को इतना ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है। फिलहाल तो आप लोग इतना कुछ सीख लिया आपने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ के फौना के बारे में बात करें, आपने यहाँ पर अभी घास और पेड़ के बारे में पढ़ा। अब जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं, तो बहुत सारे जानवर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े जो मैमल्स होते हैं, चाहे वो एलिफेंट्स हुए, जिराफ्स हुए, ज़ेब्रा, राइनोसोरस, लायन वगैरह, आपको सारे एनिमल्स ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाएंगे। बबून, क्रोकोडाइल, एंटीलोप्स, बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? ये मैंने आपको सिनेरियो दिखाई दिया है कि इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा वहाँ का पूरा सीन। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर देना अगर आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं तो। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, चर्चा में आ चुका है, स्टेट ऑफ इंडियाज डैम। इंडिया के अंदर जो डैम की सिचुएशन है काफ़ी ख़राब है, क्योंकि डैम काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एडिटोरियल्स कवर होते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर डैम को लेकर। तो अब की बार का जो ये डैम का टॉपिक है ये ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट बन चुका है, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा कि एक डैम को लेकर बिल भी पास किया गया था, है ना। ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सिलेबस के अंदर वेरियस टॉपिक्स आपको ये मेंशन देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है, चर्चा में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अभी
जो हमारे कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, जिनको हम लोग कैग बोलते हैं, अगर हम इनकी नई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें, जो गांधी सागर डैम है, गांधी सागर डैम कौन सी नदी के ऊपर है? चंबल नदी के ऊपर है, आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के अंदर। तो यहाँ पर जो गांधी सागर डैम है, इसको इमीडिएटली रिपेयर करने की जरूरत है, क्योंकि काफी पुराना हो चुका है। और काफी देखो, डैम पुराने हो जाते हैं तो ऑब्वियसली चिंता काफी बढ़ जाती है, क्योंकि हो सकता है कभी भी डैम टूट जाए। तो क्या है, इसको जल्दी से रिपेयर करने की जरूरत है, ऐसा यहाँ पर कैग की रिपोर्ट बताती है। और हो क्या रहा है, देखो आज के टाइम पर जो मेजर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं डैम के अंदर, वो क्या है, हम लोग रेगुलरली डैम को चेक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हम लोग एक तरीके से ध्यान नहीं रख पाते हैं, हमारे पास कोई प्रॉपर्ली रेगुलेशंस बॉडीज नहीं देखने को मिलेंगी। वो सब आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर फेस की जाती हैं। यह आर्टिकल डाउन टू अर्थ से लिया गया है, और डाउन टू अर्थ एक मैगजीन है जो कि आप देख पाओगे बहुत इंपॉर्टेंट है। और मतलब कि ये भी यहाँ पर हर मंथ इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स में इसके कवर करता रहता हूँ, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अगर हम बात करें गांधी सागर डैम की, क्योंकि इसी डैम के बारे में चर्चा हो रही है, तो पहले आपको इस डैम के बारे में पता होना चाहिए। गांधी सागर डैम यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक नेशनली इंपॉर्टेंस दिया जाने वाला डैम है। इसको एक नेशनली इंपॉर्टेंस काफी बड़ा दिया जाता है, काफी पॉपुलर डैम है। गांधी सागर डैम को बनाया गया था 1960 के अंदर, तो अभी बहुत ज्यादा साल इसको हो चुके हैं। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है 1960 में बनाया गया था, तो अब खुद अंदाजा लगा लो कितने साल हो चुके हैं, 60 वो 50 साल से बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। और इसको लेकर काफ़ी हद तक आज के टाइम पर ये परेशानियां देखने को मिल रही है, तो इसी को रिपेयर करने के बारे में यहाँ पर ये चर्चा की गई। ये साथ ही साथ जो डैम है, ये बहुत सारा पीने के लिए पानी प्रोवाइड करवाता है राजस्थान के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। साथ ही साथ 115 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को भी ये जनरेट करता है, तो अपने आप में इस डैम का इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है। नाउ अगर हम बात करें इंडिया के अंदर डैम का सेक्टर आज के टाइम पर किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है, तो इंडिया आज के टाइम पर दुनिया भर में तीसरे रैंक पर आता है इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग ऑफ लार्ज डैम्स। मतलब कि भारत यहां पर टॉप 3rd नंबर पर आता है, और यहां पर सबसे ज्यादा आपको डैम देखने को मिलेंगे। एग्जैक्टली आप ये कह सकते हो। तो भारत के अंदर आज के टाइम पर बहुत सारे डैम है, इसमें से लगभग क्या बोला गया 5200 एंड लार्ज डैम्स को लगातार बनाया गया है, जिसमें से अभी 1100 लगभग 1100 के आसपास जो डैम है, ये ऑलरेडी 50 साल पुराने हो चुके हैं। और इसमें से बहुत सारे जो डैम्स हैं वो लगभग 120 साल पुराने हो चुके हैं। तो हमारे पास ऐसे ऐसे डैम हैं जो कि 120 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हो कि 120 साल पहले कोई बांध बनाया गया है, आज के टाइम पर उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, बहुत सारा फर्क पड़ा होगा। ठीक है, तो उनको आज के टाइम पर देखभाल करने की उनकी काफी हद तक आवश्यकता पड़ जाती है। तो पहली बात तो आपको जब भी डैम को लेकर कोई बात लिखने को आती है मेंस में, तो ये सिचुएशन आपको लिखनी है। ठीक है, जो नंबर ऑफ डैम्स हैं ये लगातार इंक्रीज होते हुए चले जाएंगे, क्योंकि मतलब इंक्रीज होने का मतलब यह है कि जो डैम है वो 2050 तक ज्यादा से ज्यादा डैम बूढ़े हो जाएंगे। लगभग अंदाजा ये लगाया जा रहा है 4400, मतलब कि लगभग 4400 के आसपास जो बांध है वो यहां पर बूढ़े हो जाएंगे 2050 तक। तो इनको एक बार देखने की काफी हद तक आवश्यकता पड़ जाती है। इसका मतलब यह है जो आज के टाइम पर पूरे भारत के अंदर जितने भी आपको डैम देखने को मिलेंगे उसमें से 80% जो हमारे नेशन के लार्ज डैम है वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, कम से कम वो 50 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं। और कुछ डैम है जो कि 150 साल से भी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो कृष्णा राज सागर डैम के बारे में आप जान सकते हो। कृष्णा राज सागर डैम को बनाया गया था 1931 में, और आज के टाइम पर ये 90 ईयर पुराना हो चुका है, 90 साल पुराना हो चुका है। इसी प्रकार से यहाँ पर मेतुर डैम है जिसको बनाया गया था 1934 में, आज के टाइम पर वो 87 ईयर्स पुराना हो चुका है। तो अपने आप में ये डैम देख पाओगे कितने पुराने हो चुके हैं। और दोनों ही डैम ये कहां पे लोकेटेड है, कावेरी रिवर बेसिन पर आपको लोकेटेड देखने को मिलेंगे, जहां पर पानी की आज के टाइम पर काफी कमी है। उसके बाद बात करते हैं, चलो हमने डैम की सिचुएशन की बारे में सब कुछ डिस्कस किया कि बिल्कुल डैम की एज बढ़ रही है। अब इसमें दिक्कत क्या हो सकती है, देखो दिक्कत तो पहली यह है यहां पर जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम हो गई है। आपने यहाँ पर 100 साल पहले डैम बनाया था, आज 100 साल पूरे हो चुके हैं, तो क्या है वहाँ पर क्या इतना ही पानी स्टोर रहेगा? नहीं, यहाँ पर जो कैपेसिटी है कम हो चुकी है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर सॉइल ने वाटर का जो जगह है उसको रिप्लेस कर दिया है। बहुत सारी मिट्टी यहाँ पर जम चुकी है, बहुत सारे जो सॉइल है उसने यहाँ पर वाटर की जगह को रिप्लेस किया। इसी वजह से यहाँ पर ये कंसर्न देखने को मिला है। जो स्टोरेज कैपेसिटी थी 1900 में 1950s में, वो आज के टाइम पर स्टोरेज कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं है इन डैम्स के अंदर। तो पहली दिक्कत तो ये आ जाती है। दूसरी दिक्कत क्या आती है, डैम का जो डिजाइन है वो काफी हद तक गड़बड़ा सा डिजाइन देखने को मिलेगा। डैम के डिजाइन में काफी सारी गलतियां हैं। ठीक है, स्टडीज बहुत सारी करी गई हैं इन डैम्स को लेकर, और उन्होंने बताया कि ज्यादातर भारत के अंदर जो भी डैम पहले बनाए गए थे, 60 साल पुराने 100 साल पुराने डैम है, उनका जो डिजाइन है वो काफी हद तक गड़बड़ी से बनाया गया है, बहुत गलत डिजाइन बनाया गया है, जिसकी वजह से भी एक कंसर्न क्रिएट हो सकता है।
ठीक है। ये जो डिजाइन बनाए गए हैं यहाँ पर वही सॉइल वाली सिचुएशन इसको देखने को नहीं मिलेगी, मतलब कि जो ये सॉइल है, जो मिट्टी है यहाँ पर बहुत सारी जम चुकी है, इनकी जो कैपेसिटी है वो काफी कम हो चुकी है। स्टोरेज कैपेसिटी जितनी होनी चाहिए थी उतनी अब रह नहीं गई, जैसे पहले हुआ करती थी वैसी अब भी नहीं रह गई है। तो आज के टाइम पर ऑब्वियसली कंसर्न काफी बढ़ चुके हैं। उसके बाद यहां पर बोला गया इसको लेकर प्रॉब्लम्स क्या क्या पड़ सकती है, मतलब डैम के अंदर आज के टाइम पर जितनी भी प्रॉब्लम आपने देखी कि हाँ भाई जो सॉइल है उसने यहां पर जगह को रिप्लेस कर दिया है, डैम की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो ऑब्वियसली बात है कम हो चुकी है। तो इससे दिक्कत क्या हो सकती है? दिक्कत हो सकती है फूड सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, इंपैक्ट पड़ सकता है। कैसे? देखो, जब पानी का एक तरीके से जगह सॉइल रिप्लेस कर देगा, क्योंकि आपने यहाँ पर डैम के अंदर पानी रखने के लिए डैम बनाया है, लेकिन जब पानी की जगह को सॉइल रिप्लेस कर देगा, मिट्टी यहाँ पर जम जाएगी, तो इससे क्या होगा? जो पानी का सप्लाई है वो चोक हो जाएगा, सप्लाई रुक जाएगा। अब सप्लाई रुक जाएगा तो जो हमारी फसलें हैं उनको प्रॉपरली पानी मिलेगा नहीं, ठीक है। अब पानी प्रॉपरली मिलेगा नहीं तो इससे क्या होगा? जितनी फसलें उगाने का हमारा एक्सपेक्टेशन था उतनी फसलें हम उगा नहीं पाएंगे। तो इससे क्या होगा? जो फार्मर्स की इनकम है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। फार्मर्स की इनकम डाउन होंगी, क्योंकि फार्मर्स को पानी नहीं मिला, पानी की वजह से इरिगेशन नहीं हो पाया, इरिगेशन की वजह से यहाँ पर फसलें नहीं उग पाई, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और आपको पता ही है कि पानी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे क्रॉप्स के लिए, हमारी फसलों के लिए, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर पानी को लेकर, इरिगेशन को लेकर काफी सारी स्कीम्स वगैरह भी आज के टाइम पर चलाई जाती हैं। तो ये चीज़ें हुई। अब बात करते हैं हम लोग डैम सेफ्टी की, हमें ज़रूरत क्यों है, ठीक है, क्यों आखिरकार ज़रूरत पड़ जाती है? डैम ऐसी रहने दो, क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं, पुराने हो रहे हैं, टूट जाएंगे, क्या दिक्कत है ना? लेकिन ज़रूरत क्यों है इनको सही करने की? क्यों ज़रूरत है इनके प्रति इतना चिंता दिखाने की? तो पहली दिक्कत तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लोगों की जान बचानी है। अब मान लो ये डैम बना हुआ है, ठीक है, और ऐसी बहुत सारे डैम बनते हैं, उसके आसपास नीचे की साइड या इर्द गिर्द बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो क्या होगा? ये डैम जैसे ही टूटा तो उन लोगों की जान को तो खतरा पहुंचेगा ना। तो सबसे पहले बात, जो आम लोग हैं वो तो नहीं मरने चाहिए, और वो भी बिना किसी वजह के, ठीक है, और वो भी इस प्रॉब्लम से जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिलेगी। तो क्या है, लोगों की जिंदगी का एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। इसके लिए डैम की सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो ये डैम बनाए गए, क्या फ्री में बनाए गए? इसके अंदर कोई पैसा नहीं लगा था, बिल्कुल पैसा लगा था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ह्यूज पब्लिक इन्वेस्टमेंट हुआ है इनके फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो ऑब्वियस ही बात है, टूटा तो बहुत ज़्यादा बर्बादी होगी, बहुत ज़्यादा घाटा होगा। तो क्या है, उससे अच्छा पहले यहाँ पर इसको बचा लिया जाए, पहले यहाँ पर इसको इंश्योर किया जाए कि हम लोग प्रॉपरली इसको रिपेयर करें, इसकी चेकिंग करते रहें, हमेशा इसको रेगुलेट करें, इसके ऊपर ध्यान रखें। जब भी कोई मानसून सीजन आ रहा है तो उसके बाद इसके ऊपर ध्यान रखा जाए, ठीक है। हर प्रकार से कोई अर्थक्वेक आया है उसके आसपास, ठीक है, तो उसके बाद इस डैम को अच्छे से देखा जाए कि कहीं क्रैक्स वगैरह तो नहीं आए। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर चीज़ों को आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी भरपूर मात्रा में कर रखा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि इसलिए भी हमें डैम को बचाने की काफ़ी हद तक आवश्यकता है। अब क्या डैम को बचाने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। देखो, अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं। पहला है डैम सेफ्टी बिल 2019। अभी आपको मालूम होगा 2021 वाला बिल भी पास हुआ है, जहां पर डैम की इंस्पेक्शन करने के बारे में चर्चा की है, डैम के ऊपर सर्विलांस मतलब निगरानी रखने के बारे में चर्चा की है, और यहां पर डैम फेल ना मार जाए, फेल मारने से बचाया जाएगा डैम को, प्रिवेंशन ऑफ फेलियर। तो इसको यहाँ पर देखा गया है, ठीक है, डैम के प्रॉपरली यहाँ पर वो फंक्शन कर पाए, इसके ऊपर पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है। डैम सेफ्टी बिल 2019 के अंदर, अभी जो 2021 के अंदर पास हुआ है उसमें भी यही सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो दूसरा हमारा इनिशिएटिव है वो है डैम रिहैबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, जिसको हम लोग ड्रिप 2 बोलते हैं। इसके फेज 2 की अगर हम बात करें तो इसका मेन मकसद यही है कि क्या कर सके हम लोग, जो ये डैम है आज के टाइम पर एग्जिस्टिंग डैम जो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो डैम वर्किंग में है, इनकी सेफ्टी और परफॉर्मेंस को हम लोग इंप्रूव कर सकें, ठीक है। तो ये हम कम कर सकते हैं। तो ये अलग अलग इनिशिएटिव्स यहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू चलाए जा रहे हैं डैम को लेकर, इसके बारे में भी ध्यान रख सकते हो। आते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल यहाँ पर बहुत कुछ आपको नया सिखाने वाला है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है। हम डिस्कस करेंगे एक्वेमेशन के बारे में। एक्वेमेशन क्या होता है? आपको मालूम होगा एक पर्सनैलिटी रिसेंटली काफ़ी चर्चा में थे, डेस्मंड टूटू। अब यहाँ पर डेस्मंड टूटू को रिसेंटली यहाँ पर इनकी डेथ हुई है। अब डेथ हुई है तो जो भी यहाँ पर देहांत के बाद क्रियाक्रम होता है, ठीक है, आपको मालूम होगा एक तरफ हम लोग फायरिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है, आग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसका एक ऑल्टरनेटिव है एक्वेमेशन। तो अब यहाँ पर इनके लिए एक्वेमेशन का प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया है। तो डिस्कस करेंगे एक्वेमेशन और क्रीमेशन, इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क होता है। बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं आर्टिकल जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
तो ये न्यूज़ में क्यों है? तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया है और यहाँ पर जो एक्वामेशन है या फिर इसको ग्रीन ऑल्टरनेटिव टू क्रीमेशन बोल सकते हैं और ये देशमेंट 22 के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, तो हम लोग यहाँ पर इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो हाल ही में एक नोबल पीस प्राइज विनर है, ठीक है, एंटी अपार्थीड कैंपेनर, मतलब कि जिनका नाम डेसमंड टूटू है। मैंने आपको इनका पिक्चर दिखाया। इन्होंने अफ्रीका के अंदर बहुत सारे जो तरीके से ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स हैं उनकी आवाज़ ये बने थे, क्योंकि यहाँ पर ये जो रंग भेद होता है ना उसके अगेंस्ट में रहे, जिसको हम लोग एंटी अपार्थीड बोलते हैं, ठीक है। रंग भेद के अगेंस्ट में यहाँ पर इन्होंने काफ़ी मुद्दा उठाया और काफ़ी हद तक ये इंस्पिरेशन बने रहे लोगों के लिए। साथ ही साथ एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए काफ़ी हद तक जाने जाते थे, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते थे, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्शंस यहाँ पर लिए गए इनके थ्रू। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया, देखो एनवायरमेंट को बचाने के लिए इनका एक अलग ही पैशन था, तो इसी वजह से यहाँ पर जब इनकी डेथ हुई है तो जो बाद में दह संस्कार होता है उसमें यहाँ पर एक्वेमेशन का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। एक्वेमेशन आपको मालूम होगा क्या होता है, जब दह संस्कार के अंदर बॉडी को यहाँ पर जलाया जाता है, ठीक है, ये हम लोग देख पाते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पर इसका एक ऑल्टरनेटिव है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन ऑल्टरनेटिव, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होता है, कहीं ना कहीं एमिशन हो रहा है, ऐसा यहाँ पर बोला गया, ठीक है। लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? इसका ऑल्टरनेटिव है एक्वेमेशन। तो एक्वेमेशन कौन सा प्रोसेस है इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जो कि चर्चा में है, इसी वजह से आर्टिकल एनवायरमेंट से रिलेट करा गया है। ये जो प्रोसेस ऑफ एक्वामेशन है इसके अंदर एनर्जी का इस्तेमाल होता है और ऐसी एनर्जी जो कि कहीं ना कहीं फायर से, आग से 5 गुना ज़्यादा कम लगेगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर कोई भी एमिशन नहीं होगा, आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा कम लगती हुई यहाँ पर नजर आएगी। प्लस उसके बाद जो ग्रीन हाउस गैस है, इधर जब आप आग लगाते हो तो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस काफ़ी हद तक एमिट हो रही है, लेकिन एक्वामेशन के अंदर ग्रीन हाउस गैस ही एमिट नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को एक तरीके से ध्यान में रखते हुए ये सिस्टम लाया गया था। तो मैं आपको बताऊंगा आखिरकार ये एक्वेमेशन क्या है, बस खाली अच्छे से सुनते हुए चलना, ठीक है। यहां पर देख पाओगे एक होता है एक्वेमेशन और एक होता है क्रीमेशन, जहां पर बॉडी का देह संस्कार अलग अलग तरीके से किया जाता है। एक्वेमेशन के अंदर आप समझ गए क्या होता है, लेकिन क्रीमेशन के अंदर ये मशीन है, इसके अंदर बॉडी को रखा जाता है, लेकिन आगे का क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा। तो एक्वेमेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, बॉडी को, जो भी डिसीज बॉडी है, मतलब जिसकी डेथ हो चुकी है, उसको हम लोग यहाँ पर थोड़े घंटे के लिए इमर्स कर देते हैं एक मिक्सचर ऑफ वाटर और स्ट्रॉन्ग एल्कली के अंदर, ठीक है। पानी और स्ट्रॉन्ग एल्कली का एक मिक्सचर होगा। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एल्कली में एग्जैक्टली क्या देखने को मिलेगा, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है या सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है या फिर इन दोनों का कॉम्बो भी हो सकता है। तो 95% वाटर रहता है, प्लस इसके बाद यहाँ पर कुछ आपका एल्कलीन लेता है, बेसिक एलिमेंट्स रहता है और उसके बाद डेड बॉडी रहती है, ठीक है। तो क्या होता है, इस ऐसे प्रकार से हम लोग डाल देते हैं, इसके अंदर ये लिक्विड डाल दिया जाता है और लिक्विड डालने के बाद नीचे से यहां पर हीट दी जाती है। और हीट कितनी दी जाती है, तो आप देख पाओगे एक प्रेशराइज मेटल सिलेंडर के अंदर ये डालते हैं और हीट लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड की दी जाती है। तो 150 डिग्री के हिसाब से यहाँ पर नीचे से आग दी जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो बॉडी है, इस बॉडी की जो भी यहाँ पर मसल्स हैं वो सब यहाँ पर पिघल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बोन्स बचती हैं एट द लास्ट, वो यहाँ पर एक्वेमेशन का प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। जो ये कॉम्बिनेशन है ये अपना पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, क्या करता है यहाँ पर चीज़ों को ब्रेक डाउन कर देता है और ये एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बोन बचती हैं और बाकी सब एक न्यूट्रल लिक्विड क्रिएट हो जाता है जिसको हम लोग एफ्लुएंट बोलते हैं। इस एफ्लुएंट के अंदर सॉल्ट, शुगर, अमीनो एसिड और पेप्टाइड्स देखने को मिलेगा। यहाँ पर कोई भी टिश्यूज नहीं होते, कोई भी डीएनए वगैरह कुछ भी नहीं बचता है, तो आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से यहाँ पर यह प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्वेमेशन। क्लियर हुआ? तो एक्वेमेशन क्या है, आई होप आप लोग यहाँ पर अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर बोन अलग हो जाती है, प्लस यहाँ पर जो स्टेराइल इफ्लुएंट होता है उसके अंदर वाटर, सॉल्ट, शुगर, अमीनो एसिड और पेप्टाइड्स बचते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया जो मांसपेशियाँ है, टिश्यू है, सब कुछ है, वो सब कुछ यहाँ पर पिघल जाता है, ठीक है। वो सब यहाँ पर एक तरीके से लिक्विड के अंदर, स्टेराइल इफ्लुएंट के अंदर क्रिएट हुआ। बाकी यहाँ पर जो बोन्स है वो लास्ट में बचती हैं। तो ये एग्जैक्टली एक्वेमेशन का प्रोसेस है। तो एक्वेमेशन वर्सेस क्रीमेशन के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है, तो एक्वेमेशन ज़्यादा एक्सपेंसिव है, यहाँ पर पैसा ज़्यादा खर्चा जाता है, ठीक है। क्रीमेशन काफ़ी सस्ते में हो जाता है। एक्वेमेशन आज के टाइम पर एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है, यहाँ पर पोल्यूशन कोई नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हार्मफुल एमिशंस निकल रहे हैं एनवायरमेंट के अंदर, ये बताया गया। उसके बाद जो एक्वेमेशन के एशेस हैं यहाँ पर ये थोड़े से अलग तरीके से नजर आते हैं, मतलब डिफरेंटली दिखाई पड़ते हैं। वहाँ पर दूसरी तरफ आप देख पाओगे जो क्रीमेशन के एशेस होते हैं वो ग्रे कलर के दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एक्वेमेशन के प्रोसेस में, तो एक की डिफरेंस ये है कि यहाँ पर एक्वेमेशन हर जगह अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप देख पाओगे जो क्रीमेशन होता है फायर के थ्रू किया जाता है, ये हर जगह पर अवेलेबल देखने को मिलता है। तो ये दो टाइप के फिनरल हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका है। नाउ अब ये जो एक्वेमेशन का प्रोसेस है ये कौन लेकर आया था, इसका बैकग्राउंड क्या है, मैं आपको यहाँ पर ये भी बताता हूँ। देखो यहाँ पर जो एक्वेमेशन का प्रोसेस है इसको डेवलप किया गया था और पेटेंट भी कर लिया गया था 1888 में। किसके थ्रू? एक व्यक्ति थे एमोस हर्बर्ट हैंसन, इनके थ्रू। नाम ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ठीक है। एमोस हर्बर्ट हैंसन के थ्रू यहाँ पर यह प्रोसेस लाया गया था,
ठीक है, एक फार्मर थे जिन्होंने ट्राई किया कि एक इंडिजीनियस तरीका इस्तेमाल किया जाए, खुद का बनाया हुआ तरीका इस्तेमाल किया जाए, जहां पर ये क्या कर सकें, एनिमल के कैरकेसिस से, मतलब एनिमल की डेड बॉडी से फर्टिलाइजर्स, खाद को बना सकें। तो इसी वजह से यहाँ पर ये एक्वेमेशन का प्रोसेस लेकर आए, और एक्वेमेशन को पहली बार कमर्शियल सिस्टम के तौर पर इंस्टॉल कर दिया गया था। कहाँ पर? एल्बेनी मेडिकल कॉलेज के अंदर। मतलब अब इस प्रोसेस से पैसे कमाए जाने लगे 1993 में। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये प्रोसेस और ज़्यादा आगे चर्चा में चलता रहा। आप देख पाओगे कितना ज़्यादा पुराना प्रोसेस है ये, हालांकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन बहुत पुराना प्रोसेस है। और इस प्रोसेस को हम लोग वाटर क्रीमेशन भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब पानी के अंदर देह संस्कार किया जाता है, या फिर ग्रीन क्रीमेशन बोलते हैं, या फिर केमिकल क्रीमेशन भी इसको बोला जाता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर किनका इस प्रकार से देह संस्कार किया गया है? वो डेस्मोंड टूटू का किया गया है। डेस्मोंड टूटू के बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी है, अब थोड़ा सा डिटेल में मैं इनके बारे में बता देता हूँ। जो डेस्मोंड टूटू हैं, ये वन ऑफ द साउथ अफ्रीका के मोस्ट वेल नोन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जाने वाले ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आपको देखने को मिलेंगे। और ये इन्होंने यहाँ पर एक नोबेल पीस प्राइज भी जीता था 1984 में, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अपार्थीड को खत्म किया। जो रंग को लेकर भेदभाव था उसको खत्म करने में काफ़ी हद तक सक्षम रहे, तो इसके बेसिस पर इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया। और साथ ही साथ जो ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स हैं, इनकी वॉइस के तौर पर जाना जाता है, इनकी आवाज़ बनकर निकल कर आए थे ये। ठीक है, और उस टाइम पर जब नेल्सन मंडेला जी इलेक्ट हुए थे नेशन के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर टूटू को, ये जो डेस्मोंड टूटू हैं, इनको अपॉइंट किया था एज अ चेयरपर्सन ऑफ ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। तो एक बॉडी थी, इसका यहाँ पर इन्होंने एक चेयरपर्सन बनाया इन व्यक्ति को। अब जब ये चेयरपर्सन बनकर आए, तो जब चेयरपर्सन बनकर आए तो इनके ऑब्जेक्टिव्स अलग से डिफाइन करेगा। मतलब इन्होंने चीजें सेट कर ली थी, मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पर लोगों के सिविल राइट्स को इक्वल करने वाला हूं। ठीक है, लोगों के पास प्रॉपरली राइट्स पहुंचे, प्लस साउथ अफ्रीका के जो पासपोर्ट लॉज है, जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, उनको हटाया जाएगा। प्लस यहाँ पर एजुकेशन का कॉमन सिस्टम सभी लोगों के लिए लेकर आया जाएगा। प्लस इनका मेन मकसद ये भी था कि आज के टाइम पर क्या होता, उस समय पर साउथ अफ्रीका के अंदर डिपोर्टेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता था, जबरदस्ती यहाँ पर लोगों का घर खाली करवा दिया जाता था। तो इसको भी खत्म करने के ऊपर इन्होंने कसमें खाई कि मैं ये सारी चीजें यहां पर करके दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे यहां पर ये चेयरमैन बने इस बॉडी के, तो आपको ध्यान रखना है कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई थी। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, लेकिन अगर आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ रही हैं तो फटाफट फिर से लाइक कर देना। ठीक है, फिर से लाइक करने का मतलब है डिसलाइक हो जाएगा मतलब फिर से लाइक करने का मतलब है कि यार लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, देखो सूडान के अंदर अपने आप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। सूडान में क्राइसिस आज के टाइम पर काफ़ी बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्या है इशू, हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सिलेबस के अंदर वेरियस टॉपिक्स मेंशन है, जैसे इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर साथ ही साथ वेरियस न्यूज़पेपर्स कवर कर चुके हैं। तो हुआ क्या है, हाल ही में सूडान के जो सिविलियन प्राइम मिनिस्टर हैं, तो सूडान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, अब्दुल्ला हमदौक यहाँ पर ये प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने कर दिया है रिजाइन। देखो पहले क्या हुआ था, अभी सूडान के प्राइम मिनिस्टर ये लंबे समय से थे, तो बीच में यहाँ पर क्या हुआ, मिलिट्री कू आ चुका था कुछ दिन के लिए। अक्टूबर के महीने में मिलिट्री कू कर दिया गया, मिलिट्री ने तख्ता पलट किया, लेकिन वापस से यहाँ पर ये इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। तो आज के टाइम पर फिर से प्रोटेस्ट होने लगे कंट्री के अंदर, क्योंकि कंट्री की हालत काफ़ी बुरी हो चुकी है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग डेमोक्रेसी की मांग कर रहे हैं प्रॉपरली, क्योंकि यहाँ पर जो ये सूडान के अंदर प्राइम मिनिस्टर आए थे अब्दुल्ला हमदौक, ये भी यहाँ पर प्रॉपर डेमोक्रेसी के नहीं आए। ठीक है, प्रॉपरली इलेक्टेड होकर नहीं आए, प्रॉपर आप कह सकते हो इलेक्शन के उससे नहीं आए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसको क्या बोलते हैं आगे मैं आपको बताऊंगा। तो क्या हुआ, आज के टाइम पर क्राइसिस काफी बढ़ चुके हैं, तो आज के टाइम पर लोगों ने काफी सारे प्रोटेस्ट करे सूडान के अंदर, उसकी वजह से इन्होंने अब फाइनली रिजाइन ही कर दिया। इन्होंने बोला मैं रिजाइन ही कर देता हूं, और अब्दुल्ला हमदौक ने अब रिजाइन कर दिया। तो हम लोग क्राइसिस के बारे में समझेंगे, आखिरकार सूडान में क्या चल रहा है। तो आपको ये पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट नजर आएगा, यहां पर आपको ये नजर आ रहा होगा सूडान वाला एरिया। ठीक है, ये है सूडान। अगर आप देख पाओगे इसको, थोड़ा सा मैप को मैं और क्रिस्टल क्लियर करूं तो सूडान आपको ये नजर आएगा, इसके नीचे आपको साउथ सूडान नजर आएगा। तो क्या ये दोनों अलग अलग हैं? देखो बिल्कुल अलग अलग है। कहोगे नाम तो सेम है, नाम इसलिए सेम है क्योंकि ये पहले एक ही हुआ करता था, लेकिन बाद में यहाँ पर ये अलग अलग हो चुके थे। मुझे साल नहीं याद आ रहा, अप्रॉक्स लगभग 2011, या फिर इसको कंफर्म करना नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कौन से साल में यहाँ पर ये दोनों अलग अलग हो चुके थे, साउथ सूडान अलग हो चुका था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सूडान की, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात करें सूडान के अंदर एक अनस्टेबिलिटी वाली सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, यहाँ पर पूरा सूडान अनस्टेबल हो चुका है। आज के टाइम पर जो कजाकिस्तान के अंदर हालत हो रही है ना, वही हालत आप लोग देख पाओगे यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि कजाकिस्तान के अंदर हालत काफ़ी बिगड़ चुकी है,
ठीक है। अगर हम बात करें सूडान की, तो सूडान यहाँ पर आप देख पाओगे एक कंट्री देखने को मिलेगा, डेडलॉक कंट्री देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर सिचुएशन इतनी ज़्यादा बुरी है कि यहाँ पर बार बार हमने देखा है मिलिट्री कू आया है, मतलब कि बार बार मिलिट्री ने तख्ता पलट किया, वहाँ की सरकार को वापस से हटा दिया, इस प्रकार की चीज़ें नजर आई हैं। सूडान कब आज़ाद हुआ था? तो सूडान 1956 में आज़ाद हुआ था। इससे पहले सूडान के ऊपर इजिप्ट और यूके ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से कब्जा किया था, मतलब आप बेहतरीन तरीके से मतलब काफ़ी तगड़े तरीके से यहाँ पर कब्जा किया हुआ था इजिप्ट और यूके ने। ठीक है, बाद में गए तो 1956 में सूडान यहाँ पर आज़ाद होता है। अब आज़ाद होने के बाद यहाँ पर आप देख पाओगे इसके आज़ादी के बाद लगभग 6 कू हो चुके हैं, मतलब कि 6 बार मिलिट्री ने तख्ता पलट किया है और 10 बार कोशिश की है तख्ता पलट करने की, और उनका जो अटेम्प्ट है वो फेल हो चुका है। तो इस प्रकार का सिनेरियो सूडान में नजर आया है शुरू से ही, तो आप लोग समझ सकते हो एग्जैक्टली क्या सिचुएशन होगी। लेकिन इन सब का विक्टिम कौन बनेगा? इन ये सब चीज़ों की यहाँ पर जो एक तरीके से भरपाई कौन करता है? आम सिविलियन। आम लोग को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है और आज के टाइम पर वही लोग सबसे ज़्यादा परेशान हुए हैं। इन सारे क्राइसिस की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, इन्फ्लेशन वगैरह काफ़ी तेजी से बढ़ा। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट आज के टाइम पर 100% ज़्यादा देखने को मिलेगा। महंगाई बहुत अल्टीमेट लेवल पर पहुंच चुकी है और पॉपुलेशन के पास खाने को इतना खाना नहीं मिल पा रहा है। लोग बहुत सारे रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं। इस प्रकार से सिनेरियो वहाँ पर क्रिएट हुआ है, तो इसकी वजह से लोग काफ़ी प्रोटेस्ट करते हुए नजर आएंगे, सड़कों पर उतर चुके हैं कि हमें प्रॉपर सरकार दो, डेमोक्रेसी वहाँ पर लेकर आओ, ताकि वो लोग यहाँ पर जो सरकार है वो इन लोगों के लिए कुछ कर सके। आज के टाइम पर करंट क्राइसिस क्या चल रहा है, तो आपको करंट क्राइसिस के बारे में बताता हूं। सूडान के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, ये क्रिएट हुई है एक व्यक्ति की वजह से जिसका नाम है ओमार अल बशीर। जनरल ओमार और बशीर, इसने काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर सूडान के ऊपर राज किया, लेकिन इसमें जीनोसाइड भी किया। जीनोसाइड मतलब एक हत्याकांड, काफ़ी बुरी तरह से नरसंहार आप कह सकते हो, हत्याकांड किया, बहुत सारे लोगों को मारा। ठीक है, हालांकि यहाँ पर इस व्यक्ति को जो ओमार अल बशीर है, इसको अप्रैल 2019 में हटा दिया गया था पद से, और अप्रैल 2019 में फिर आगे डिसाइड किया गया एक सोवरेनिटी काउंसिल को बनाया जाएगा, जहाँ पर एक 11 मेंबर की बॉडी होगी। ठीक है, और भी यहाँ पर लीडर्स होंगे, और इसी के बेसिस पर यहाँ पर जो हमदोक थे, जो उनकी आज के टाइम पर रिजाइन कर चुके हैं, तो हमदोक को उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था सूडान का। ठीक है, तो सूडान का प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे बनाया गया, और उससे पहले यहाँ पर ओमार अल बशीर के हाथ में ये सारी चीज़ें थी। ओमार अल बशीर को हटा दिया गया क्योंकि ओमार अल बशीर ने खुद यहाँ पर बहुत सारे हत्याकांड वगैरह करवा दिए थे, बहुत सारे लोगों को मरवा दिया था। ठीक है, आज के टाइम पर सूडान के प्राइम मिनिस्टर आपको ये देखने को मिलेंगे, फिलहाल अब नहीं है, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। यही है यहाँ पर मिस्टर हमदोक। ठीक है, और जो ओमार अल बशीर है वो यहाँ पर आपको ये व्यक्ति देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आपने ओसामा बिन लादेन के बारे में सुना होगा, जिसने 9/11 अटैक करवाया था। ठीक है, अब हुआ क्या था, यहाँ पर इस व्यक्ति को क्यों हटाया गया, मतलब जो मैंने अभी नाम बताया, मैं नाम भूल गया, ओमार अल बशीर। हाँ, मैंने ओसामा बिन लादेन बोला ना, तो उसके साथ साथ कंफ्यूजन हो गया। जो ओमार अल बशीर है, ठीक है, यहाँ पर ये जो व्यक्ति है, इसको क्यों हटाया गया? क्योंकि यहाँ पर इसने काफ़ी सारे हत्याकांड किए तो पता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर ओसामा बिन लादेन को भी 2-3 सालों के लिए पनाह दी थी, काफ़ी सालों के लिए यहाँ पर पनाह दी। और ओसामा बिन लादेन ने यहाँ पर ओमार अल बशीर का प्रॉपरली यूज़ करते हुए क्या किया, बहुत सारी जगह पर, सूडान के आसपास वाली जगह पर अटैक किया। सूडान के आसपास यहाँ पर और भी बहुत सारी जगह थी जहाँ पर यूएस का काफ़ी बड़ा रोल था, यूएस के बहुत सारे लोग थे, उनको मार दिया। ठीक है, तांजानिया के अंदर यूएस के बहुत सारे लोग थे, उनको मार दिया। ठीक है, कॉन्गो के अंदर यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, उनको मार दिया। तो इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही थी। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, अभी फिलहाल सिचुएशन काफ़ी ख़राब हुई। और ओसामा बिन लादेन कौन है, तो आपको मालूम होगा, जिसने 9/11 अटैक करवाया था अमेरिका के अंदर। अमेरिका का एक डार्केस्ट डे के तौर पर वो जाना जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये अटैक हुआ था, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जान गई थी। ठीक है, फिर बाद में हालांकि जो है यूएसए ने यहाँ पर मार दिया था ओसामा बिन लादेन को, काफ़ी साल बाद यहाँ पर ये सिचुएशन भी देखने को मिली थी। ये तो आपको मालूम होगा, मैंने सोचा एक बार रिवीजन ले ले तो अच्छे से याद रहेगा। लेकिन अब क्या होता है, अब यहाँ पर देखो जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, 2019 में ये सब कुछ हो जाता है। ठीक है, 2019 में यहाँ पर क्या होता है, इस व्यक्ति को ओमार अल बशीर को हटा दिया जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें, सूडान एक पीस डील की तौर पर बढ़ता है, सोचता है कि यहाँ पर कुछ रेबल ग्रुप्स हैं, उनके साथ हम लोग एक पीस डील करते हैं। और उसके साथ यहाँ पर इन्होंने इजराइल के साथ अपनी पीस को मनाने की सोची। ठीक है, इजराइल के साथ हम अपने रिलेशंस को अच्छा करेंगे, इजराइल के साथ एक कोलेब्रेशन करेंगे। अब ये इजराइल के साथ कोलेब्रेशन करने के लिए क्यों चले गए, क्योंकि यहाँ पर यूएस का जोर था, और आपको मालूम है यूएस काफ़ी हद तक करीबी है इजराइल का। ठीक है, यूएस ने यहाँ पर जोर दिया प्रॉपरली कि यूएस ने बोला सूडान से कि आप इजराइल के साथ अपना कॉपरेशन बढ़ाओ, इजराइल के साथ एक पीस डील करो। ठीक है, और हम क्या करेंगे, हम सूडान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म से निकाल देंगे। तो कहीं ना कहीं सूडान जो है, सूडान का स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म जो ये लिस्ट है, इसके अंदर कहीं ना कहीं था, इस लिस्ट के अंदर देखने को मिलता था, क्योंकि यहाँ पर टेररिज्म वगैरह काफ़ी बढ़ चुका था। टेररिज्म कैसे बढ़ा था, मैंने आपको बता दिया, यूएस के बहुत सारे लोग थे जिसको ओसामा बिन लादेन ने मारा। ओसामा बिन लादेन काफ़ी लंबे समय तक सूडान में रहा, इसी वजह से यहाँ पर यूएस ने क्या किया था, सूडान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म लिस्ट के अंदर डाल दिया था।
तो यूएस ने बोला आप इजराइल के साथ रिलेशन बनाओ, उसके साथ पीस डील करो और हम आपको इस लिस्ट से निकाल देंगे, और ऐसा ही हुआ, चीज़ें आगे बढ़ती रही। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया 2019 में एग्जैक्टली क्या होता है। फिर उसके बाद जो मिस्टर हमदौक हैं, जिनको मैंने आपको बताया आज के टाइम पर जिन्होंने रिजाइन किया है, ये मिस्टर हमदौक हो गए। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर हेड किया चीज़ों को, एक टेक्नोक्रेट के तौर पर आए। ठीक है, प्रॉपरली इलेक्शन के थ्रू नहीं आए थे, एक टेक्नोक्रेट के तौर पर आए थे। और फिर उसके बाद यहाँ पर अक्टूबर 2020 के अंदर, सॉरी 2021 के अंदर क्या होता है, यहाँ पर मिलिट्री कू आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, इनको हटा दिया जाता है, लेकिन वापस से प्रेसिडेंट सॉरी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर वापस से यहाँ पर अब इन्होंने रिजाइन कर दिया है। बोला ये जाता था कि आने वाले टाइम पर सिचुएशन सुधर जाएगी, लेकिन अभी कोई भी ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी नहीं। तो आई होप आप लोग समझ गए चुके होंगे सूडान के अंदर क्या चल रहा है। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बहुत सिंपल शब्दों में, इसका काफ़ी सारा जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो इतना बड़ा इतिहास है, उसको काफ़ी सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश की है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा की गई है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के बारे में। त्रिपुरा का आपको ये एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल क्यों चर्चा में है, जीएस पेपर 1 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अभी पीआईबी ने इस आर्टिकल को पब्लिश किया है। हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री ने उद्घाटन कर दिया है नया इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट का। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, एक इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग है महाराजा वीर विक्रम की, इसका उद्घाटन किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ जो मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना है और प्रोजेक्ट मिशन 100 ऑफ विद्या ज्योति स्कूल्स है, इनके भी कुछ की इनिशिएटिव्स को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो डिस्कस करेंगे मुख्यमंत्री समृद्धि योजना के बारे में, उसके बाद प्रोजेक्ट मिशन के बारे में डिस्कस करेंगे और महाराजा वीर विक्रम के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो आर्टिकल बहुत ज़बरदस्त है। बेसिकली यहाँ पर सारी चीज़ें त्रिपुरा के अंदर है। तो त्रिपुरा कहाँ पर है, ये आपको देखने को मिलेगा हमारा महान भारत। इधर आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स नजर आएंगे, नीचे आपको यहाँ पर ये त्रिपुरा नजर आएगा, त्रिपुरा के नीचे आपको ये बांग्लादेश भी नजर आएगा। अब अगर हम लोग बात करें महाराजा वीर विक्रम, तो आप देख पाओगे यही है। ठीक है, ये जो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट है, जिसकी एक इंटीग्रेटेड बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया। अब ये यहाँ पे जो एयरपोर्ट है, इसको ओरिजिनली बनाया गया था यूएस के थ्रू। ठीक है, यूएस की एयरफोर्स के थ्रू बनाया गया था लगभग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास। लेकिन उन्होंने कैसे बनाया, इन्होंने पहले कोलेब्रेशन किया था किंग वीर विक्रम किशोर माणिक्य देबरम जी के थ्रू। मतलब इनके साथ कोलेब्रेशन करने के साथ आप कह सकते हो ये कोलेब्रेशन करने के बाद ही इस एयरपोर्ट को बनाया गया था। ठीक है, अभी क्या हुआ है, इस एयरपोर्ट का ही एक आप कह सकते हो इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग को इसका इनॉग्रेशन किया है, इसका उद्घाटन किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा एयरपोर्ट है, इसको पहले अगरतला एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2018 के अंदर इसका नाम बदल दिया गया था। तो आपको वीर विक्रम किशोर देबरमन जी के बारे में आपको जानना होगा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं। तो अगर हम बात करें महाराजा कर्नल वीर विक्रम किशोर माणिक्य देबरमन बहादुर, ये इनका पूरा नाम है। 1908 से लेकर 1947 तक इनका समय रहा। ठीक है, आप कह सकते हो कि इनका यहाँ पर बर्थ और डेथ यहाँ पर बताई गई है। और उसके बाद यहाँ पर एग्जैक्टली क्या देखने को मिलेगा, माणिक्य डायनेस्टी से यहाँ पर ये बिलोंग करते थे और यहाँ पर आप कह सकते हो त्रिपुरा के एक पायनर किंग के तौर पर देखे गए। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पर अपने फादर को ही सक्सीड किया था। इससे पहले यहाँ पर इनके फादर का राज हुआ करता था ब्रेंदर किशोर माणिक्य देबरमन। ठीक है, अगस्त 1923 के आसपास की बात है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो ये आपको राजा देखने को मिलेंगे, इनको भी सक्सीड किया इनके बेटे ने आगे। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसे चलती रही। फिर उसके बाद क्या होता है, आपको मालूम होगा जो स्टेट है, स्टेट यहाँ पर इंडिया के अंदर जाकर मिलता है। त्रिपुरा इंडिया के अंदर आता है 1949 में। ठीक है, तब यहाँ पर कोई भी ऐसा रूलर बनकर नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर जो रूलर बना हुआ था वो माइनर था। ठीक है, वो यहाँ पर खुद इनका बेटा हो चुका था। ठीक है, तो आप कह सकते हो यही चीज़ें देखने को मिली हैं, इतना ही आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये सिचुएशन आगे बढ़ चुकी थी। अब क्या होता है यहाँ पर कि ये किंग होते हैं त्रिपुरा स्टेट के लगभग 1947 तक। तो ठीक है, जिनका नाम मैंने आपको बताया, ये अभी लंबा चौड़ा सा नाम है, ये यहाँ पर त्रिपुरा स्टेट के किंग रहते हैं 1947 तक। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले इनके थ्रू किया जाता है त्रिपुरा के डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, इनको यहाँ पर फादर ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर इन त्रिपुरा के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे इन्होंने आर्किटेक्चर के ऊपर डेवलपमेंट किया है। साथ साथ यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स को लेकर काफ़ी कुछ इन्होंने काम किया। इन्होंने जो लोकल त्रिपुरा के ट्राइबल्स हैं, इनके लिए काफ़ी सारी जमीन को रिजर्व किया। ठीक है, उसके बेसिस पर इन्होंने त्रिपुरा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में आगे जिसके बारे में चर्चा होती है, वो भी यहाँ पर आप कह सकते हो इनकी वजह से काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल मिला है। उसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर पहला एयरपोर्ट को बनाया था त्रिपुरा के अंदर, जिसको अगरतला एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। मैंने इनके बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं कि यहाँ पर इन्होंने अपने फादर को सक्सीड किया, आगे आए, फिर आगे जो यहाँ पर त्रिपुरा के अंदर इनको सक्सीड किया इनके बेटे ने। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नजर आती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये मतलब ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं है, लेकिन यहाँ पर नाम जरूर ध्यान रखना, किस चीज़ से रिलेटेड है ये आर्टिकल, वो भी ध्यान रखना। उसका त्रिपुरा के अंदर आपको एक योजना देखने को मिलेगी, नाम है मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना।
ये जो स्कीम है इसका मेन काम है जो टैप वाटर हुआ, ठीक है, जो हमारे टंकी का पानी हुआ इसको हर घर तक पहुंचाया जाए, हाउसिंग को लेकर काम किया जाए, आयुष्मान कवरेज मिले, लोगों को इंश्योरेंस कवर मिले, किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर काम किया जाए, रोड को यहाँ पर इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया जाए, ठीक है, लोग के अंदर एक तरीके से जो रूरल पॉपुलेशन उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस को बूस्टअप किया जाए, तो उसके लिए यहाँ पर स्कीम काम करती है। तो इस स्कीम के भी कुछ की इनिशिएटिव्स को अभी यहाँ पर लॉन्च किया गया है। उसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट मिशन 100 ऑफ विद्या ज्योति स्कूल से, ये भी आपको त्रिपुरा का मिशन देखने को मिलेगा। इसका मेन मकसद है जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको बढ़ाया जाए। लगभग यहाँ पर 100 आज के टाइम पर जो एग्जिस्टिंग स्कूल है त्रिपुरा के अंदर, इसको हम लोग हायर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर कन्वर्ट करें टू विद्या ज्योति स्कूल्स, ठीक है, जिसको बोला जाए। यहाँ पर क्या होगा, आप कह सकते हो कि एजुकेशन की फैसिलिटी होगी। इस प्रोजेक्ट के अंदर लगभग हम लोग 1.2 लाख स्टूडेंट्स को कवर करेंगे, जो कि नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ मतलब कि इतने पूरे आप नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक यहाँ पर उनको पढ़ाई करवाई जाएगी। इसके अंदर जो पैसा है लगभग 500 करोड़ का आने वाला है आने वाले 3 सालों के अंदर, तो इसका भी यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। आई होप आप लोग यहाँ पर इन चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अगर आपने आर्टिकल अच्छे से सुने हैं तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ कुछ वन वर्ड क्वेश्चंस को शेयर करूंगा। इन सभी के आंसर्स आपको पता चल ही गए होंगे, इनको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, जो सवाना है, सवाना रीजन को डिवाइड किया जाता है, इसके भी कुछ सब डिविजन देखने को मिलते हैं। इसको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है। वो 3 कैटेगरी कौन सी है, ध्यान में रखना और आगे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम कैग के अकॉर्डिंग बात करें, एक नई रिपोर्ट आई है कैग की और इन्होंने बोला जो गांधी सागर डैम है इसको एक रिपेयर करने की जरूरत है, इमीडिएट रिपेयरमेंट की जरूरत पड़ चुकी है। तो गांधी सागर डैम कौन से रिवर के ऊपर स्थित है, उस रिवर का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रोसेस ऑफ एक्वामेशन, एक्वामेशन क्या होता है मैंने आपको समझाया। एक्वामेशन का जो प्रोसेस है इसको डेवलप और पेटेंट किया गया था 1888 में, किसके थ्रू, उनका नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बोलता है कौन से व्यक्ति थे जो कि ब्लैक साउथ अफ्रीकन की वॉइस बनकर निकले, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है हाल ही में सूडान के सिविलियन जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम आपको बताना है, हुआ क्या है, इन्होंने अभी रिजाइन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेगा, रिसेंटली क्या हुआ है, जो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट है, ठीक है, इसको ओरिजिनली बनाया गया था यूएस एयरफोर्स के थ्रू सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। इन्होंने कोलेब्रेशन किया था एक राजा के साथ, यहां पर उनका नाम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। आई होप आप लोग यहां पर इनको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे और इनके आंसर्स मैंने आप लोग को प्रोवाइड करवा दिए हैं। चाहो तो आप लोग यहां पर देख सकते हो, अदरवाइज यहां पर खुद पहले सॉल्व करना और फिर उसके बाद कुछ नहीं आता है तो उसके बाद यहां पर देखने की कोशिश करना। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।